हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैच आईसीएस। पहले तो आप सबको बैच आईसीएस फैमिली की तरफ से ऑन द बिहाफ ऑफ बैच आईसीएस फैमिली मैं आप सबको, अपने सारे स्टूडेंट्स को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और आप सबके लिए आने वाला साल 2023 बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। और जो बच्चे भी 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट का या यूपीएससी का, वो उसमें सक्सेस हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो सेशन में मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ करंट टॉपिक्स डिस्कस करता हूं। तो आज उसी सीक्वेंस में, उसी सीरीज में एक बार फिर मैं आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा और देखेंगे कौन से टॉपिक हैं जो आपके पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन से रिलेटेड है और उनकी क्या वैल्यू है, वो एग्जाम में आपसे किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। नाउ बिफोर दैट कि मैं लेक्चर शुरू करूं, एक इन्फॉर्मेशन है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आने वाले अपकमिंग 16 जनवरी से PSIR का न्यू बैच मैं लॉन्च कर रहा हूं। दैट विल स्टार्ट विथ इंटरनेशनल रिलेशंस। IR से ये बैच मैं शुरू करूंगा। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन लेने में, वो विजिट कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, या दिए हुए नंबर पे वो कॉल कर सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कौन से टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। जो अभी हाल ही में नेपाल में जो अपब्रिंगिंग्स हुई हैं, अपडेशंस हुए हैं, जो नए प्रधानमंत्री नेपाल के बने हैं, उनको हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनने से भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट इज इंडो नेपाल रिलेशन ऑल अबाउट। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने रिमोट वोटिंग फॉर माइग्रेंट वर्कर्स लॉन्च करने का प्लान बनाया है। ये एक तरीके से हमारे देश में इलेक्टोरल रिफॉर्म की एक पहल है। इसको भी हम लोग समझेंगे, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे कि इसका क्या इशू है ये, और ये किस तरीके से हमारे देश में एक पहल मानी जा रही है। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ना ये जो टॉपिक है ये आपके IR से रिलेटेड टॉपिक है। आपका पॉलिटिकल साइंस जिन भी बच्चों का ऑप्शनल है, उसमें जो एक IR वाला जो सेक्शन होता है, इंटरनेशनल रिलेशंस, उसमें ये काम आएगा। दूसरा, GS के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी आपके IR से ये रिलेटेड टॉपिक है, तो इसको हम लोग समझते हैं फ्रॉम IR पॉइंट ऑफ व्यू। नो, अभी हाल ही में बहुत ही ड्रामेटिकली आपने देखा होगा कि नेपाल में पॉलिटिकल चेंज हुआ और नेपाल में जो है एकाएक परिवर्तन ये हुआ कि प्रचंड जो है पुष्प कमल दहल जो है, जिनको हम प्रचंड के नाम से भी जानते हैं या प्रचंडा भी बहुत लोग इनको बुलाते हैं, एकाएक जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन गए। और ये प्राइम मिनिस्टर नेपाल के बने हैं फॉर द थर्ड टाइम। अब इनके बनने से इंडिया के साथ क्या रिलेशंस रहेंगे हमारे, किस तरीके से हम इंडो नेपाल रिलेशन को देख सकते हैं, चाइना का उसमें क्या रोल रहा और चाइना का क्या रोल रहेगा, यही सारी चीजें इस टॉपिक पर डिस्कस की गई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नेपाल में अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए, नवंबर 20 में जो नेपाल में इलेक्शंस हुए थे वहां की गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उसमें बेसिकली जो नेपाली कांग्रेस पार्टी है देवबा जी की, ये जो है वो फ्रंट रनर थी, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन एकाएक जो है वो देवबा प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए और आपके पुष्प कमल दहल प्रचंड जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए फॉर द थर्ड टाइम ऑन 26 दिसंबर 2022। तो ये ऐसा हुआ क्या, ऐसे किस तरीके से ये का एक प्राइम मिनिस्टर बन गए। एक्चुअली में हुआ ये कि जो नेपाल में इलेक्शंस हुए 20 नवंबर को, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें कुछ इस तरीके से पोजीशन आई। जो पुष्प कमल दहल की जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट सेंटर, इसको 32 सीट्स मिली। एक वहां और पार्टी है, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया UML, दैट इज यूनिफाइड माओइस्ट लेनिनिस्ट पार्टी। ये KP शर्मा ओली जी की पार्टी है, इसको 78 सीट्स मिली। और वहां पर एक और पार्टी, दैट इज नेपाली कांग्रेस, जो शेर बहादुर देवबा जी की है, इसको 89 सीट्स मिली और यही गवर्नमेंट बनाने जा रही थी। तो एक्चुअली में हुआ ये था कि ये जो पुष्प कमल दहल साहब थे, ये एक्चुअली में नेपाली कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के गवर्नमेंट बनाने के पोजीशन में थे और शेर बहादुर देवबा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे रनर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना था।
लेकिन पुष्प कुमार दहल ने एकाएक ये कंडीशन रख दी कि पुष्प कुमार दहल को प्रधानमंत्री बनाया जाए। शेर बहादुर देवबा ने उसको मानने से मना कर दिया, और जैसे ही उन्होंने मानने से मना किया, पुष्प कुमार दहल ने पासा पलट दिया, अपनी पार्टी बदल दी। अब उन्होंने क्या किया, पुष्प कुमार दहल जी ने केपी शर्मा ओली के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, और पुष्प कुमार दहल की पार्टी ने ओली साहब की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, कोएलिशन कर लिया। और कोएलिशन करने के बाद ये शर्त रख दी कि आधा टर्म हम लेंगे, आधा टर्म आप लेंगे। मतलब जैसे नेपाल में भी भारत की तरह 5 साल की सरकार होती है, तो इसका मतलब है कि 2.5 साल, जो फर्स्ट 2.5 ईयर होंगे, उसमें पुष्प कुमार दहल प्रधानमंत्री रहेंगे, और फिर लास्ट 2.5 साल में केपी शर्मा ओली साहब प्रधानमंत्री रहेंगे। तो वहां पर इस तरीके से पॉलिटिकल चेंज हमको देखने को मिला कि शेर बहादुर देवबा, जिनकी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी, मतलब सबसे ज्यादा वोट जिसने पाए, मैक्सिमम वोट उसने पाए, और उनका नाम सबसे आगे आ रहा था प्रधानमंत्री बनने में। और पुष्प कुमार दहल जो है वो नेपाली कांग्रेस के ही साथ जो है कोएलिशन में थे, लेकिन उन्होंने वहां पर कंडीशन रख दी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसको देवबा साहब ने मना कर दिया। उसके बाद हमने देखा कि नेपाल में ये चेंजेस हुए, और पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। और यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पुष्प कुमार दहल जो है, इन्होंने जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नेपाल के रहे हैं ओली साहब, ये भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं नेपाल के, और ये बहुत कट्टर दुश्मन है। दुश्मन इन द सेंस का मतलब आइडियोलॉजिकल क्लैश है, इन लोगों में जबरदस्त राइवलरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जो माओइस्ट सेंटर है, उसने हाथ में ला लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड माओइस्ट लेनिनिस्ट पार्टी, जो कि बहुत राइवल रहे, एंटी है एक दूसरे के। Now, before joining mainstream politics in 2006, अब पुष्प कुमार दहल ने किस तरीके से नेपाल में क्या रोल प्ले किया, ये राजनीति में कैसे आए। एक्चुअली में जो ये पुष्प कुमार दहल है, जिनको हम लोग कॉमनली प्रचंड के नाम से जानते हैं, इन्होंने नेपाल में राजनीति में आने से पहले वहां पर माओइस्ट मूवमेंट, माओइस्ट रिवोल्ट को लीड किया था, जो कई डिकेड्स तक, ओवर डिकेड तक वहां पर चला। फिर फाइनली 25 दिसंबर संडे वाले दिन he was in the pre-election alliance with former PM शेर बहादुर देवबा। कि 25 दिसंबर तक जो है ये प्रचंड पुष्प कुमार दहल जो है, ये शेर बहादुर देवबा के साथ प्री इलेक्शन अलायंस में थे। मींस चुनाव से पहले इन लोगों का गठबंधन था, लेकिन वही मैंने आपको बताया ना, उन्होंने शर्त रख दी कि मुझे प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो फाइनली जो है ये गठबंधन टूट गया, और प्रचंड जो है वो ओली के साथ मिलकर के सरकार बना दिया उन्होंने। Now Prachanda walked out of the alliance at the last moment after Deba turned down his demand for the Prime Minister. Now the coalition of the Communist Party of Nepal Maoist led by Prachand and the Communist Party of Nepal Unified Marxist Leninist led by Oili is not the alliance of just two, but many other political parties have also joined this coalition. ये जो गवर्नमेंट नेपाल में बनी है, इस गवर्नमेंट में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज का कोएलिशन नहीं है कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट का या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट का ही गठबंधन है। इस गवर्नमेंट में कई पार्टी शामिल है, जैसे फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जनमत पार्टी, जनता संबजबदी पार्टी एंड राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी। ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिन्होंने इस गठबंधन को समर्थन दिया। इस गठबंधन में सरकार नेपाल में बन गई। तो अब नेपाल में जो 20 नवंबर 2022 को जो इलेक्शंस हुए, एक्चुअली में नेपाल में इलेक्शन किस तरीके से होता है। एक्चुअली में नेपाल में इलेक्शन जो है वो भारत की तरह वहां पर फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम भी अप्लाई जाता है, ये भी वहां पे अप्लाई होता है, और दूसरा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी अप्लाई होता है। अब एक्चुअली में क्या होता है कि नेपाल का जो जनरल इलेक्शन होता है, इसमें देयर वर बेसिकली 2 बैलेट्स। जो पहला बैलेट होता है 1 to elect 165 members from single member constituencies via first past the post system। तो आउट ऑफ टोटल 165 मेंबर्स को चुना जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ये 165 मेंबर जो चुने जाएंगे उनके ऊपर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, दैट इज फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम, जैसे भारत में होता है। उसका जो रिमेनिंग 110 है, क्योंकि 275 की वहां पर स्ट्रेंथ है,
अब 275 में 165 मेंबर चुने जाएंगे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से, और 110 जो मेंबर चुने जाते हैं दे आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से वहां पर नेपाल में इलेक्शन होता है। और मैंने अभी आपको बताया ये सिनेरियो था, ये पिक्चर नेपाल में निकल के आई थी कि जो नेपाली कांग्रेस थी ये लार्जेस्ट पार्टी फॉर्म करती है आफ्टर द इलेक्शन, इसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं 89 वोट। इसके बाद आप देखेंगे केपी शर्मा ओली की पार्टी जो है उसको मिलते हैं 78 वोट, और जो पुष्प कुमार दहल की पार्टी थी इसको मिले हैं मात्र 32 वोट। लेकिन इनका गठबंधन इनके साथ हो गया और पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो है वो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब देखिए जहां तक भारत के हित का सवाल है, इंडिया के इंटरेस्ट का सवाल है, तो भारत के इंटरेस्ट को अगर देखा जाएगा तो हमारे लिए अच्छा होता अगर देवबा साहब जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री होते। क्यों? क्योंकि इनको प्रो इंडिया माना जाता है, और जो ओली है ये एक्चुअली में प्रो चाइना माने जाते हैं। ओली का एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है वो रह रह करके सामने आता है। अभी इलेक्शंस जब नेपाल में हो रहे थे तो जो कैंपेनिंग चल रही थी उसमें भी ओली की तरफ से एंटी इंडिया सेंटीमेंट शो किया गया। तो भारत का जहां तक प्रश्न है, हमारे लिए तो अच्छा होता अगर नेपाल में देवबा जी की सरकार रहती। Now, after the bitterness in the ties during Oli's term in the office from 1516 and 1821, India-Nepal relations had improved after Deoba became the Prime Minister in 2021. ओली साहब जब नेपाल के प्रधानमंत्री थे 1516 में और 1821 में, तो भारत और नेपाल के रिलेशन जो है वो बहुत इंप्रूव नहीं हुए, बहुत अच्छे नहीं रहे। हाँ, जब देवबा साहब नेपाल के प्रधानमंत्री बने 2021 में, तो हमने देखा कि नेपाल के रिलेशन जो है वो बहुत हद तक इंप्रूव हुए। एंड देवबा मेड हिज फर्स्ट विजिट टू इंडिया इन अप्रैल दिस ईयर। इस साल अप्रैल में देवबा साहब भारत की यात्रा पर भी आए। हाउएवर, इसके बाद भी कि वहां पर देवबा की गवर्नमेंट नहीं बन पाई, हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी साहब, ही वॉज द फर्स्ट फॉरेन लीडर टू कॉन्ग्रेचुलेट प्रचंड। प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद अगर सबसे पहले किसी विदेशी लीडर ने उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेट्स बोला, तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि भारत चाहता है कि इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है वो हमेशा से अच्छे रहे। आने वाले दिनों में भी रिलेशन हमारे इंप्रूव हो, चाहे वहां पर कोई भी गवर्नमेंट हो। उसी स्टेप में हमारे प्रधानमंत्री साहब विश्व में पहले फॉरेन लीडर बने जिन्होंने प्रचंड को मुबारकबाद दी। Now at present, Oli's influence over Prachand government will be a factor in bilateral ties. अब ये बात सच है कि वहां पर प्राइम मिनिस्टर तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड साहब है, लेकिन क्योंकि इस सरकार में ओली भी एक पार्टनर है, इसलिए इनका जो इन्फ्लुएंस होगा वो दो देशों के बायलैटरल टाइज पर इंपैक्ट डालेगा ही डालेगा। और जब इलेक्शंस वहां हो रहे थे तो ओली हैड प्रॉमिस्ड टू ब्रिंग काला पानी, लीपू लेक एंड लिम्पायदुआ, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि इंडियन बॉर्डर में है, इंडियन कंट्रोल में है। ओली ने यह वादा किया, उन्होंने वहां प्रॉमिस किया कि वो इन 3 एरियाज को नेपाली कंट्रोल में लेकर के आएंगे अगर वो चुनाव जीतते। आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं इन 3 एरियाज को लेकर के इंडिया और नेपाल के रिलेशंस जो है वो डिस्टर्ब होंगे, और भारत इन तीनों एरियाज को कभी नहीं चाहेगा कि वो तीनों एरियाज जो है वो नेपाल के कंट्रोल में जाए, और हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस तरह से नेपाल में चाइना का इंटरफेरेंस लगातार बढ़ता चला जा रहा, ये पॉसिबिलिटी है कि ये एरियाज जो है वो चाइना के कंट्रोल में चले जाएंगे। इसलिए हम इकट्ठा ही नहीं चाहते हैं कि इन तीनों एरियाज को लेकर के इंडिया नेपाल के रिलेशंस बिगड़े, और हमारा हमेशा से मानना है कि तीनों एरियाज जो है वो भारत के हैं, चाहे वो काला पानी हो, चाहे वो लीपू लेक हो, और चाहे वो लिम्पायदुआ हो। इन तीनों एरियाज को ओली की गवर्नमेंट नेपाल में मर्ज करना चाहती है, नेपाल पे एनेक्स करना चाहती है। उसका मानना है ये एरियाज नेपाल के हैं जिस पर भारत ने कब्जा कर रखा है। और ये जो ओली का स्टैंड है, इसमें क्लियर कट चाइनीज इन्फ्लुएंस को देखा जा सकता है, क्योंकि ओली जो है ये प्रो चाइना ज्यादा माने जाते हैं। इसीलिए भारत के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक तरीके से टेंशन कह लीजिए या कंसर्न कह लीजिए है। क्यों? क्योंकि इस समय जो नेपाल की गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, और चाहे वो प्रचंड ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि इलेक्शन से पहले प्रचंड भारत आए थे, भारत के दौरे पर थे, लेकिन फिर भी चाहे वो प्रचंड हो और चाहे वो ओली हो,
इन दोनों का स्टैंड प्रो चाइना ज्यादा रहता है। Now, among concerns would be the fate of the West Seti hydropower project, which the Cuba government awarded to India and only had opposed this. अब क्योंकि वहां पे सरकार बदल गई है, वहां पर प्रचंड की गवर्नमेंट आ गई है, तो सबसे बड़ी जो टेंशन की बात है वो ये जो 3 एरियाज हैं ये तो है ही है। इसके अलावा वहां पर भारत और चाइना के रिलेशन में और क्या टेंशन की बात है कि ये जो वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जिसको देवबा गवर्नमेंट ने इंडिया को दिया था, ओली इसका विरोध कर रहे थे। अब क्योंकि वहां ओली खुद गवर्नमेंट में है तो ये जो सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये खतरे में पड़ जाएगा। अब इस पर देखने की बात होगी कि जो गवर्नमेंट वहां बनी है वो इस पर क्या स्टैंड लेती है। नाउ अ लिटिल बिट अबाउट इंडो नेपाल रिलेशन। हम लोग एक बार अब इंडो नेपाल रिलेशंस पर जो है एक बार देखते हैं कि इंडिया नेपाल रिलेशंस हमारे कैसे चले, किस तरीके से ये इंडो नेपाल रिलेशन आगे बढ़ा। Now, Nepal is an important neighbor of India and occupies a special significance in its foreign policy because of geographic, historical, cultural and economical linkages or ties that span centuries. नेपाल भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पड़ोसी मुल्क है क्योंकि नेपाल के साथ भारत के ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल टाइज हैं और ये दोनों देशों को जोड़ते हैं। India and Nepal share similar ties in terms of Buddhism, in terms of Hinduism, with Buddha's birthplace Lumbini located in the present day Nepal. भारत और नेपाल के बीच इकोनॉमिकल, हिस्टोरिकल जो रिलेशंस हैं वो तो है ही है। हम दोनों देशों के बीच कल्चरल, रिलीजियस रिलेशंस भी है। क्यों? क्योंकि दोनों देशों में संबंध स्थापित करता है हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। और भगवान बुद्ध का जो बर्थ प्लेस है दैट इज लुम्बिनी, presently it is located in Nepal. The two countries not only share an open border or unhindered movement of people, but they also have close bonds through marriages and family ties popularly known as रोटी बेटी का रिश्ता। दोनों देशों के बीच जो बॉर्डर्स हैं वो ओपन है और दोनों देशों के बीच मैरिजेस और फैमिली टाइज है। दोनों देशों के बीच के फैमिली और मैरिजेस टाइज को बेसिकली रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है। Now the Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship was signed in 1950 and this is the bedrock of the special relation that exists between India and Nepal. भारत और नेपाल के बीच 1950 में Treaty of Peace and Friendship साइन हुई थी। On 17th June this year, India and Nepal marked 75 years of official diplomatic relation. Now the two neighbors have multidimensional and dense relations, yet the relation is also chaotic and marked by contradictions. दोनों देशों के बीच का जो संबंध है वो मल्टी डायमेंशनल है, डेंस रिलेशंस है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के बीच का रिलेशन जो उसमें अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। Now recently the Indian Prime Minister visited Lumbini, the birthplace of Buddha, where he laid foundation stone along with the Nepalese Prime Minister for the Buddhist Vihar being built with Indian assistance. प्रधानमंत्री साहब हमारे मोदी साहब जो है वो नेपाल गए थे, लुम्बिनी उन्होंने विजिट किया था और भारत की मदद से वहां पर जो है वो बुद्धिस्ट विहार का निर्माण किया जा रहा है। Now the Prime Minister of Nepal also made his first bilateral visit to India since taking his oath in July 2021. The visit was a success in terms of launching connectivity projects एंड साइनिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने देखा कि जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के पीएम भी भारत के दौरे पर थे। नाउ व्हाट अबाउट ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशंस एंड डायमेंशंस ऑफ द रिलेशंस। तो भारत और नेपाल के बीच बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनके कई पिलर्स हैं जिसमें अब एक एक करके एक पिलर को हम लोग देखते हैं, जैसे ट्रेड एंड इकोनॉमी। नाउ ट्रेड और इकोनॉमी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करता है। तो इंडिया इज नेपाल्स लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स प्रोवाइडिंग ट्रांजिट फॉर ऑलमोस्ट द एंटायर थर्ड कंट्री ट्रेड ऑफ नेपाल। भारत जो है वो नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। Now Nepal offers India viable avenue to import cheap hydropower to meet India's peak power demand. नेपाल भी भारत को चीप हाइड्रो पावर प्रोवाइड कराता है
जिससे कि भारत अपने पावर डिमांड्स को जो है वो मीट कर सके। नाउ नेपाल बीइंग अ लैंडलॉक्ड कंट्री, इट इज सराउंडेड बाय इंडिया फ्रॉम द थ्री साइड्स एंड वन साइड इज ओपन टुवर्ड्स तिब्बत विच हैज वेरी लिमिटेड वेहिकुलर एक्सेस। नेपाल जो है वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि तीन तरफ से भारत से ही घिरा हुआ है, और तिब्बत की तरफ उसको एक ओपननेस मिलती है जहां पर बहुत ही लिमिटेड वेहिकुलर एक्सेस है, मतलब गाड़ियां जो है वहां पर बहुत सीमित जा सकती है। Now, India Nepal has undertaken various connectivity programs to enhance people-to-people linkages and promote economic growth and development. Now, MOUs have been signed between both the governments for laying electric rail track linking Kathmandu with Raxaul in India. तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बिछाने के लिए MOU भी साइन हो चुका है, linking Kathmandu with Raxaul in India. Now, India is looking to develop the inland waterways for the movement of cargo within the framework of trade and transit arrangement, providing additional access to sea for Nepal, calling it linking Sagarmatha with Sagar. Okay, तो भारत जो है वो इनलैंड वाटरवे पर भी काम कर रहा है जिससे कि वो नेपाल को एक्सेस दे सके सी तक के लिए, कॉलिंग इट लिंकिंग सागर मत्था दैट इज माउंट एवरेस्ट विद सागर दैट इज इंडियन ओशन। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में, उसको सागर से मिलाया जाना, यही भारत का इनलैंड वाटरवे होगा जो कि नेपाल के लिए होगा। नो डिफेंस कोऑपरेशन, भारत और नेपाल के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन भी है। हालांकि ऐसे बहुत ज्यादा कोई डिफेंस कोऑपरेशन इंडिया और नेपाल के बीच में देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी भारत और नेपाल के बीच में हमें डिफेंस कोऑपरेशन भी दिखता है। जैसे ना बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन इंक्लूड्स assistance to Nepali army in its modernization through the provision of equipment and training. भारत जो है वो नेपाल की सेना को मॉडर्नाइज करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, इक्विपमेंट्स भी देता है। Now the गोरखा रेजिमेंट नाम आप सबने सुन रखा होगा। Now this Gorkha regiment of Indian Army are raised partly by recruitment from hill districts of Nepal. ये जनरली जो गोरखा रेजिमेंट्स है, जो इंडियन आर्मी की बड़ी फेमस रेजिमेंट है, ये एक्चुअली में नेपाल हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नेपाल से ही लोगों को रिक्रूट करती है। नो इंडिया फ्रॉम 2011 एवरी ईयर अंडरटेक्स जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद नेपाल नोन एज सूर्य किरण। तो 2011 से हमने ये देखा कि भारत और नेपाल के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती हैं जिसका नाम सूर्य किरण रखा गया। तो कल्चरल रिलेशंस इंडिया और नेपाल के बीच जबरदस्त कल्चरल रिलेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, देयर हैव बीन इंसेंटिव टू प्रमोट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इन द एरिया ऑफ आर्ट एंड कल्चर, academic and media with different local bodies of Nepal. India has signed 3 sister city agreement for twinning of Kathmandu Varanasi, Lumbini Bodh Gaya, Janakpur and Ayodhya. ये तो 3 sister city agreement साइन हुआ है इंडिया और नेपाल के बीच में। इसमें तीन शहरों को भारत के और 3 शहरों को जो है वो नेपाल के लिया गया है और आपस में रिलेशन सेटअप करने की बात की गई, जैसे काठमांडू बनारस, लुम्बिनी बोधगया, जनकपुर और अयोध्या। नंबर ऑफ टाइम्स आपने देखा होगा कि भारत ने नेपाल को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया है जब कभी भी नेपाल में अर्थक्वेक या फ्लड वगैरह आया है, क्योंकि नेपाल बहुत ही सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन में पड़ता है। वहां पे अर्थक्वेक का या फ्लड वगैरह का आना बहुत रेगुलर वे पर फ्रीक्वेंटली वहां पे चांसेस होते हैं और भारत उसमें हेल्प करने वाला सबसे पहला देश होता है। नाउ इंडिया एंड नेपाल शेयर मल्टीपल बायलैटरल फोरम्स आल्सो। भारत और नेपाल कई ऐसे मल्टीलैटरल फोरम्स हैं जहां पर कॉमन है, जहां पर इंडिया और नेपाल मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल BBIN दैट इज बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, जैसे फॉर एग्जांपल बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसमें भी इंडिया मेंबर है, नेपाल मेंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसमें भी इंडिया मेंबर है और नेपाल मेंबर है। तो ऐसे कई फोरम आपको देखने को मिलेंगे। नो दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल रिलेशंस भी रहते हैं। अराउंड 6 लाख इंडियंस आर लिविंग और डोमिसाइल्ड इन नेपाल। These include businessmen and traders who have been living in Nepal for a long time. Professionals like doctor, engineer, IT personnel and laborers
और आर फाउंड थाउजेंड्स ऑफ नेपाली सर्व्स इन इंडियन आर्मी। भारत के कई लोग आपको नेपाल में दिख जाएंगे और नेपालीज जो है वो कई लोग आपको भारत में दिखेंगे। तो इंडिया और नेपाल के बीच में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्दी रिलेशन बहुत सारे ऐसे भी इश्यूज हैं जहां पर हमें दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। अब ये चैलेंजेस क्या है, इश्यूज क्या है, जिसमें एक सबसे बर्निंग टॉपिक है बॉर्डर इशू। 2015 में नेपाल प्रोमोगेटेड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। जब वहां पे नया संविधान बना और नए संविधान को फॉलो किया गया तो वहां पर जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो नेपाल में मधेसीज हैं, जो नेपाल में जनजातीज हैं और जो थारूज हैं, इन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया नए संविधान को लेकर के। एंड दे ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लॉकेड ऑफ इंडो नेपाल बॉर्डर लीडिंग टू एन इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन नेपाल, जिसकी वजह से भारत और नेपाल के बीच में इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया नेपाल में, क्योंकि बॉर्डर सील हो गए, बॉर्डर ब्लॉक हो गए, वहां जो प्रोटेस्ट चल रहा था अगेंस्ट न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। Now the Chinese government had accused India of aiding and supporting this blockade। जो ये रिवोल्ट वहां पे चल रहा था, जो ये रोड ब्लॉक किए गए, नेपाली गवर्नमेंट का मानना था कि इसके पीछे भारत का हाथ है। तो नेपालीज गवर्नमेंट had accused India of aiding and supporting this blockade। This had worsened Nepal's relationship with India। और इससे भारत और नेपाल के संबंध जो है वो बहुत खराब हो गए, मतलब उसने बहुत इफेक्ट डाला। प्लस भारत और नेपाल के रिलेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, दैट इज ऑफ चाइना एंगल। चाइना कभी नहीं चाहता है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशंस अच्छे हों। वो नेपाल को अपनी एक कॉलोनी फॉर्म में यूज करना चाहता है अगेंस्ट इंडिया। इसीलिए आप देखेंगे कि चाइना जबरदस्त नेपाल में इंटरफेयर करता रहता है। इसीलिए बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे प्रो चाइनीज हमें देखने को मिलती है। जैसे as a landlocked nation, Nepal depended for many years of Indian import, and India played an active role in Nepal's affair. However, in the recent year, Nepal has drifted away from India's influence, and China has gradually filled the space with investment, aid and loan. हाल के दिनों में हमें देखते हैं कि नेपाल जो है वो भारत के प्रभाव से दूर हुआ है और उस पर किसका प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, दैट इज ऑफ चाइना। चाइना उस स्पेस को फिल कर रहा है विद इन्वेस्टमेंट, विद एड एंड लोन। और चाइना जो है वो नेपाल को वन बेल्ट वन रोड में बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर मानता है। Now, China considers Nepal a key partner in its One Belt One Road initiative and wants to invest in Nepal's infrastructure as part of its grand plan to boost global trade। तो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसमें नेपाल को चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्लेयर मानता है, इसीलिए वो चाइना नेपाल में इंटरफेयर करता है। द राइजिंग नेपाल एंड चाइना कोऑपरेशन कैन अंडरमाइन नेपाल्स डिस्टिंक्शन ऑफ बफर स्टेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये जो नेपाल और चाइना का जो कोऑपरेशन डे बाय डे बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के रिलेशन को इफेक्ट करेगा ही करेगा। Now, China, on the other hand, wants to avoid the formation of any anti-China stance by the Tibetan living in Nepal। और चाइना इस बात को जानता है और चाइना इस बात की पूरी कोशिश करता है कि नेपाल में जो तिब्बती रह रहे हैं वो एंटी चाइना स्टैंड ना क्रिएट कर पाए। इसी तरीके से हम देखने को पाते हैं कि भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर इश्यूज भी आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2019 में हमने देखा कि नेपाल और चाइना के बीच में बॉर्डर इशू क्रिएट हो गया, तब जब नेपाल ने एक नया मैप, अपना एक न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया जिसमें भारत के उत्तराखंड के 3 हिस्सों को नेपाल ने अपना दिखा दिया, जैसे काला पानी को, जैसे लिम्पियाधुरा को और लिपू लेक को, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसको चाइना ने अपना पॉलिटिकल पार्ट मान लिया। द एरिया ऑफ सुस्ता आल्सो, जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में पड़ता है, इसको भी नेपाल ने अपने नए पॉलिटिकल मैप में अपना हिस्सा दिखाया।
इसी से हम देखते हैं कि नेपाल और इंडिया के बीच बॉर्डर इशू क्रिएट हो गए। ना अब ये है आपका काला पानी डिस्प्यूट। अब समझते हैं ये काला पानी डिस्प्यूट कैसे है, क्या है। देखिए ये है आपका काला पानी का एरिया, ये ठीक, जो कि आपका उत्तराखंड में पड़ता है। इसी काला पानी के एरिया पर विवाद है। अब ये काला पानी डिस्प्यूट हुआ कैसे, इसको समझते हैं। देखिए काला पानी इज लोकेटेड इन योर उत्तराखंड पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पर, एकदम ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर पे है। देखिए यहाँ पर एकदम ये नेपाल का बॉर्डर आ रहा है और यहीं पर एकदम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। Now shares a border on the north with Tibet, autonomous region of China and Nepal in the east and south। तो जो ये काला पानी एरिया है ये तिब्बत से बॉर्डर बनाता है और नेपाल से बॉर्डर बनाता है इन द ईस्ट एंड साउथ। इट इज वेस्ड इन बिटवीन निम्पियाधुआ, लिपू लेक एंड काला पानी। So the area is the largest territorial dispute between Nepal and India, consisting of at least 37,000 hectares of land in the high Himalayas। हमेशा से ही ये एरिया जो है वो भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण रहा है। Now the काला पानी region derives its name from the river काली। ये जो काला पानी रीजन का नाम है ये एक्चुअली में काली नदी पर रखा गया। Now Nepal's claim to the region is based on its river, as it became the marker of the boundary of the Kingdom of Nepal following the Treaty of Sugauli signed between the Gorkha rulers of Kathmandu and the East India Company after the Gorkha War or the Anglo-Nepal War 1814-16। तो 1814 और 1816 ये जो 1814-16 तक जो एंग्लो नेपाल वॉर या गोरखा वॉर चला, इसके बाद जो ये ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी जो कि गोरखा रूलर ऑफ काठमांडू ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, इसी के बाद से इस रिवर को, इस नदी को बॉर्डर बांध लिया गया। अब नेपाल जो है इसी रीजन पर अपना क्लेम करता है और यहीं से फिर हम देखते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में बॉर्डर इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। नाउ द ओपन बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड इंडिया, ये भी एक रिलेशन को डिस्टर्ब करने वाले या वर्स करने वाला एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में बॉर्डर ओपन है, इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स का इशू, आपके फेक करेंसी का इशू, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू, ड्रग ट्रैफिकिंग का इशू, ये सब देखने को हमको मिलता है नेपाल के रास्ते से, जो कि भारत के लिए एक बहुत सीरियस सिक्योरिटी का इशू है। सो दिस वाज द न्यूज रिलेटेड टू इंडो नेपाल। Now moving ahead, अब हम लोग सेकेंड न्यूज देखते हैं। Now this second news is related to the voting rights to migrant workers। Okay, वोटिंग राइट ना कहें, वोटिंग राइट तो सभी को मिले हुए हैं, लेकिन हम ये देखने को पाते हैं, हम ये देखते हैं कि अक्सर हमारे देश में जब चुनाव होता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वोट तो देना चाहते हैं लेकिन वोट नहीं दे पाते। और एक हेल्दी डेमोक्रेसी, एक मजबूत लोकतंत्र, एक मजबूत राष्ट्र की नींव होती है कि वहां पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो ड्यूरिंग इलेक्शंस। अब भारत में देखा गया है कि कॉन्टिन्यूसली परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो होती है वो गिरती चली जा रही है। कई इलेक्शंस में ये देखने को मिला लेस देन 50% वोटिंग पड़ी है। अब इलेक्शन कमीशन के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे वो इस चीज को इंप्रूव करे, क्योंकि ये ड्यूटी कि इलेक्शंस में परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है वो इंक्रीज हो, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और देश को मजबूत बनाना, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में वोटिंग राइट्स या जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमारा बढ़ना चाहिए, ना कि रिड्यूस होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं, हम ये पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क को लेकर के, काम धंधे को लेकर के, नौकरी को लेकर के, कहीं लेबरिंग को लेकर के, शादी ब्याह की वजह से अपना शहर छोड़ करके दूसरे शहर में चले जाते हैं। तो ये जो लोग दूसरे शहर में चले जाते हैं ये वोट नहीं दे पाते। अच्छा, ये वोट नहीं दे पाते हैं और चाहते हैं वोट देना, लेकिन हो सकता है छुट्टी नहीं मिल पाए, आ नहीं पाए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप रहते हैं बिहार में, लेकिन आप काम करते हैं महाराष्ट्र में। अब बिहार में इलेक्शन हो रहा है और आप महाराष्ट्र में, अब आप महाराष्ट्र से बिहार आ नहीं पा रहे हैं वोट देने के लिए, तो बिहार के चुनाव में या बिहार के इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट महाराष्ट्र में बैठा है या जम्मू में बैठा है या गुजरात में काम कर रहा है या सूरत में काम कर रहा है, इस व्यक्ति के वोट को हम कैसे मेन स्ट्रीम में जोड़े, इसीलिए एक इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है
कि ऐसे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं इनके लिए एक रिमोट ईवीएम मशीन जो है उसको लॉन्च किया जाएगा पायलट बेसिस पर। इसी को हम देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या। Now the election commission has announced that it is ready to the pilot remote voting for domestic workers. डोमेस्टिक माइग्रेंट जो है, डोमेस्टिक जो लोग प्रवास कर जाते हैं उनके लिए, सो दे डोंट हैव टू ट्रेवल बैक टू देयर होम स्टेट टू वोट, जिससे कि उन्हें अपने गृह राज्य में ना आना पड़े वोट देने के लिए। Now this comes on the back of Election Commission's acknowledgement of migration-based disenfranchisement. The Election Commission said it hopes that through this move, it will be able to boost voter turnout and strengthen India's democratic process. निर्वाचन आयोग का मानना है कि इस रिमोट ईवीएम से वोटर जो टर्नआउट है वो बढ़ेगा और जो भारत का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, वो भी मजबूत होगा। Now the commission said that it has developed a prototype for the multi-constituency remote electronic voting machine that can handle multiple constituencies from a single remote polling booth. The Election Commission has invited all recognized 8 national and 37 state political parties on January 16 to demonstrate. इस मशीन के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए निर्वाचन आयोग ने 16 जनवरी को 8 राष्ट्रीय दलों को और 57 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया है कि ये मशीन काम कैसे करेगी, उसका बेसिक मोटिव क्या है, उसको समझाने के लिए। Now the while registered voters do not end up voting for a variety of regions, domestic migration is a major contributor in the Indian context. तो ये जो डोमेस्टिक माइग्रेशन होता है ये एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में वोटिंग परसेंटेज के गिरने का। As per the 2011 census, there are nearly 45.36 करोड़ migrants in India. 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो कुल माइग्रेंट है वो 45.36 करोड़ है, अमाउंटिंग अप्रोक्सीमेटली 37% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 37% है। Now migration can be driven by variety of regions, region from marriage to natural disaster to employment. बहुत लोग शादी वगैरह की वजह से दूसरे राज्य में चले जाते हैं, नेचुरल कैलामिटीज हैं, डिजास्टर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट की वजह से चले जाते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक माइग्रेशन होता है, इन्हें हम कैसे वोट कराने के लायक बनाएं, इनको हम कैसे वोट से जोड़ें, यही इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। Now, according to Election Commission's concept note for remote voting machine, voters who are absent from their home locations on the day of polling, even if they wish to vote, are unable to travel to vote due to various reasons. Now, this means that there is a large chunk of population which is denied its franchise due to exigencies of work or lack of resources to travel. Now, this goes against the Election Commission's no voter left behind goal, क्योंकि डेमोक्रेसी में वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ना चाहिए, इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक गोल सेटअप करता है दैट नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड। पूरी कोशिश की जाती है कि कोई भी वोटर छूटे ना। हम कैंपेन चलाते हैं, हम लोगों को प्रमोट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं कि मैक्सिमम लोग जाएं चुनाव के टाइम पर वोट दें जा करके, लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं वोटिंग परसेंटेज जो है वो गिर जाता है। कई इलेक्शंस में 50% से कम वोटिंग रहती है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, और खास तौर से उनके लिए जो अपने होम स्टेट आ नहीं पाते वोट देने के लिए, उन्हें हम कैसे जोड़ें। क्यों? क्योंकि 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है ये पॉपुलेशन जो वोट देने नहीं आ पाती ड्यू टू सर्टेन रीजंस। उनको हम कैसे वोट दिलवाएं, उनसे हम कैसे वोट दिलवाएं। या तो हम उनको लाएं और या तो हम उनके लिए ऐसी व्यवस्था कर दें कि वो जहां रहते हैं वहीं वोट दे दें। इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं कि ये रिमोट वोटिंग मशीन जो है वो लॉन्च होने जा रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन डिमॉन्स्ट्रेशन देने जा रहा है। Now to further understand the issue, the Election Commission had formed a committee of office on domestic migrants, which submitted a report in late 2016 after considering various possible solutions such as internet voting, proxy voting, early voting and postal ballot for migrant workers. तो 2016 में निर्वाचन आयोग ने
कमेटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स बनाया था, जिसने कई सॉल्यूशंस जो है रिकमेंड किए थे, जैसे इंटरनेट वोटिंग है, प्रॉक्सी वोटिंग है, अर्ली वोटिंग है, पोस्टल बैलेट्स है फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। बट ये सभी आइडियाज जो है वो रिजेक्ट हो गए ड्यू टू सर्टेन रीजंस। अब जाकर के ये एक आइडिया जो है वो सामने आया है, जहां पर टेक्नोलॉजी से हम उनको इस बात का गारंटी दिलाएंगे कि वो वोट दे सकते हैं। नाउ द रिमोट voting machine was developed with the assistance of Bharat Electronic Limited and the Electronic Corporation of India Limited. It is based on currently used EVM system. तो जो ये वोटिंग हमारा जो रिमोट वोटिंग है मशीन, इसको बेसिकली भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड दोनों लोगों ने मिलकर के इसको तैयार किया है, और ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे हमारा ईवीएम सिस्टम काम करता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन का आइडिया है, ये नो डाउट बहुत वेलकम स्टेप है, इससे नो डाउट वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट भारत में जहां हम ये देखते हैं कि जो हमारा ईवीएम मशीन है उसी को लोग आलोचना करते हैं, उसी की क्रिटिसिज्म होती है। अब जिस बात को देखना कि कैसे इलेक्शन कमीशन जो है इस बात की गारंटी दिलाएगा कि ये जो रिमोट वोटिंग मशीन आ रही है इसकी आलोचना नहीं होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्शंस में हमें देखने को मिलता है, हमने भी देखा कि अपोजिशन जो है वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाता है कि वो पार्शियलिटी कर देता है और ये जो वोटिंग मशीन है ये हैक हो जाती है। इसीलिए नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हमें बैलेट बॉक्स से जो है इलेक्शन कराना चाहिए। तो फ्यूचर में ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये देखने को मिलेगा फ्यूचर में इस पर किस तरीके की राजनीति होती है और अपोजिशन पार्टी जो है वो इसको कैसे वेलकम करता है। 16 जनवरी को डिमॉन्स्ट्रेशन निर्वाचन आयोग करेगा। कांग्रेस ने ऑलरेडी इस मशीन की आलोचना कर दी है, वो इस ऐसे वोटिंग मशीन के रिमोट वोटिंग मशीन को वेलकम नहीं कर रहा है, उसके अगेंस्ट है। तो कोई भी इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो बहुत जरूरी है हमारे देश में, और नंबर ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पाइपलाइन में है। आने वाले दिनों में हमको कई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को इस बात की गारंटी देनी पड़ेगी कि उसका हर एक स्टेप जो है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हो और वो पार्शियलिटी से दूर रहे, वो न्यूट्रल रह करके फ्री और फेयर काम कर सके जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. Thank you and all the best, and once again happy new year to all of you.